Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know, आपको पता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक पेड कोर्स ला के दूंगा जहां मैं आपको +2 लेक्चरर की प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो उससे पहले आपको पता है हमने जेके सिविल सर्विस के साथ एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम वो कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन मैंने आपके साथ वादा किया था, तो फाइनली आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम ही आदिल सर सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इसको आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में रख सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन पे जो भी हम पेड कोर्सेज लॉन्च करेंगे या फ्री कोर्सेज होंगे वो सब यहाँ अवेलेबल होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी, आपको पता है मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ जिसका नाम ही है आदिल सर सोशियोलॉजी। तो उसके साथ साथ आप ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए जहाँ आपको पीडीएफ मटेरियल और वीडियो लेक्चर्स का इजी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो बच्चे पेड कोर्स के लिए डिमांड कर रहे थे उनके लिए भी जो पेड कोर्स है वो इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के लिए ये एक बेस्ट न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो हम आने वाले, जब आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज होगा उस टाइम जो हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे, ठीक है, वो भी इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो पेपर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, एज ए टेस्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, वो भी हम इसी पे अवेलेबल करेंगे। और उसके साथ साथ जो आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा हर किसी वीडियो लेक्चर का, वो भी चैनल पे यानी कि इसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके साथ साथ ये इसका लोगो भी आप देख सकते हैं, इसका लोगो है, तो इसको आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो चलिए, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट और एक इशू था वो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर क्या आप कोर्स स्टार्ट करेंगे। यस, हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। उसमें हम पहले 3 चीज़ों को कवर अप करेंगे। पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी में आपको पता है जो बेसिक कंसेप्ट है, और उसके साथ साथ ऑरिजिन, डेवलपमेंट, ठीक है, सोशियोलॉजी का स्कोप, सोशियोलॉजी का नेचर और बेसिक कंसेप्ट, सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और कल्चर, जो बेसिक कंसेप्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम थॉट स्टार्ट करेंगे। थॉट को हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम दुर्खियम को पढ़ेंगे, कोड को पढ़ेंगे, मार्क्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है, और वेबर को पढ़ेंगे। इनको ये लोग एग्जिट नहीं कर सकते। और रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आपको पता ही है, वो तो कोर है हर किसी में। तो उन 3 यूनिट्स को हम पहले तब तक कवर कर लेंगे जब तक आपका नया सिलेबस आएगा। ठीक है, जब तक पीएससी, जेके पीएससी जब तक सिलेबस आउट करेगा, क्योंकि मुझे लगता है जब तक अब डेट एक्सटेंड हुआ है दोबारा, जब तक डेट क्लोज नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो जब तक वो आ जाएगा तब तक हम इन 3 यूनिट्स को कवर अप करेंगे। अब अगर आप वेट करेंगे तो आपको पता है फिर 1 या 2 महीने आपको मिल जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा, आप उस लेवल तक प्रिपरेशन में जाएंगे। तो बेटर है स्टार्ट करना। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलिए, तो आज क्या हम डिस्कस करेंगे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए, पहला जो कंसेप्ट आता है वो आपके दिमाग में ये आएगा, व्हाट सोशियोलॉजी। सर आपने क्यों नहीं पढ़ा है, सोशियोलॉजी होती क्या है, सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है, सोशियोलॉजी को किस तरह से डिस्कस किया गया है, सोशियोलॉजी कब आई टर्म। अगर वहां से आप स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होता है, आप पहले सोशियोलॉजी को समझते हैं और फिर जब आप ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। पहले हर किसी चीज़ का आपको ऑरिजिन देखना, उसका डेवलपमेंट हुआ क्यों, जब ये चीज़ें और कैसे हुआ, जब ये 2 चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो डेफिनेशंस और फिर टाइमिंग जो है वो आपको सिस्टमैटिकली याद रहेगी। क्यों, इसीलिए चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि हम सिस्टमैटिकली चीज़ों को स्टडी नहीं करते। पहले आपको ये समझना है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। जब आप ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट समझेंगे फिर आपको ये समझना है डेफिनेशंस। फिर डेफिनेशंस आपको खुद याद रहेंगे कि क्यों ये इस सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी को ये क्यों कहा था, और उसके साथ साथ उसका डेट कब कब एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, सो ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में हम पहला पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे तो हम कहते हैं वन कैन नॉट एस्टैब्लिश द प्रिसाइज डेट व्हेन सोशियोलॉजिकल थ्योरी वाज बिगिन। देखिए, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि सोशियोलॉजिकल थॉट जो है या सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थिंकिंग कब से स्टार्ट हुई। ठीक है, आपको कोई ये बता सकता है, हाँ हमें तो पता है सर, हमने सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट तो इस टाइम इस डेट पे स्टार्ट हुआ था। यस, वो हमें पता है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था, उसको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में रखा गया था, एज ए सब्जेक्ट उसको डिसिप्लिन क्रिएट किया था। लेकिन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थिंकिंग जो उससे पहले जो आपके सोशियोलॉजिस्ट थे, जो आपके कोर्ट थे, जो आपके दुर्खियम थे, ठीक है, जो आपके वेबर थे,
उन लोगों ने कब सोशियोलॉजिकली चीजों को समझा, कब उन्होंने सोशियोलॉजिकली चीजों को देखा, वो प्रिसाइज डेट या सोशियोलॉजिकल थियरी कब एस्टैब्लिश हुई थी, उसमें कोई डेट नहीं बता सकता। ये दो चीजें होती हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, सोशियोलॉजिकल थियरी एंड द सोशियोलॉजी एंड द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट डिसिप्लिन हुआ था फिर फ्रेंच में, ठीक है, 1839। लेकिन सोशियोलॉजिकल थियरी, सोशियोलॉजिकल थॉट, सोशियोलॉजिकली सोसाइटी को देखना, सोशियोलॉजिकली चीजों को एनालाइज करना, उस डेट को कोई भी प्रिसाइसली नहीं बता सकता है कि इस डेट पे सोशियोलॉजिकल थियरी डेवलप हुई थी या इस टाइम पे सोशियोलॉजिकली लोगों ने सोचना शुरू किया था। अब आप क्वेश्चन बोलोगे सर वाई, क्यों सर, क्यों नहीं हम बता सकते हैं, क्यों? वी विल गो बैक, अगर हम बैक जाएंगे अर्ली टू द हिस्टोरिक टाइम्स, हिस्टोरिक टाइम्स में अगर हम जाएंगे ग्रीक के पास जाएंगे, जो ग्रीक आपको पता है, या रोमन्स थे, या मिडल एज में जाएंगे, जो आपको पता है मिडल एज जब जो वेस्टर्न यूरोप था वो उस टाइम एक अच्छे पीक पे था, जिसको हम रेनेसा भी बोलते हैं, ठीक है, जो नितिन सांगवान ने अपनी बुक में डिस्कस किया। या रोम जो एक एस्टैब्लिश्ड या डेवलप्ड स्टेट था जहाँ एजुकेशन का अच्छा दौर था, तो वहां अगर हम जाएंगे, वी विल नॉट गो बैक, हम वहां नहीं जा सकते अर्ली हिस्टोरिकल टाइम्स, रूम बैक। सर क्यों नहीं जा सकते, वाई? हम तो बहुत सारी चीज़ों में जाते हैं, रूम में क्या था, मिडल एजेस में क्या था, ठीक है, जैसे नितिन सांगवान गया है मिडल एजेस में, उसने तो देखा है कि वहां रेनेसा डेवलप हुआ था। सो हम जाएंगे, वी विल नॉट इवन गो बैक टू द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी भी हम नहीं जाएंगे। सर क्यों नहीं जा सकते हैं हम, वजह क्या है? इसका वजह है वाई नॉट, क्यों? क्योंकि पीपल इन दीज, जब इस एरा में डिड नॉट हैव द सोशियोलॉजिकल रेलिवेंट आइडियाज, इस दौरान सोशियोलॉजिकली रेलिवेंट आइडियाज नहीं मिलेंगे आपको। उस टाइम आपको मिलेंगे बहुत सारे बहुत सारे थियरिस्ट, सोशल थियरिस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन सोशल थियरिस्ट नहीं, थियरिस्ट मिलेंगे, फिलॉसफी के मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन पॉइंट क्या है, सोशियोलॉजिकल रेलिवेंट आइडियाज नहीं थे। सर सोशियोलॉजिकल रेलिवेंट आइडियाज क्या होते हैं? सोशियोलॉजिकल रेलिवेंट आइडियाज होते हैं जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी सोशल लाइफ है, उसको सोशियोलॉजिकली देखना, उसको सोशल व्यू में देखना, उसको सोशल सेटिंग में देखना, उसको सोशल पर्सपेक्टिव्स में देखना, उसको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स में देखना, वो चीज़ आपको अवेलेबल नहीं हो जाएगी। सो दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें रिलेवेंट आइडियाज नहीं मिलेंगे। जब हमें रिलेवेंट आइडियाज नहीं मिलेंगे तो उसके साथ हमारी प्रॉब्लम ये होगी, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, उसमें हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, गेटिंग ए वेरी फ्यू आइडियाज, हमें बहुत कम आइडियाज मिलेंगे उसमें, ठीक है। जिस तरह से आप देखेंगे, अगर आपने कभी देखा होगा, जो हमारे हमारे सी एन शंकर राव है, उसने लिखा है कि 200 साल पहले जो थे बहुत सारे लोग थे, फिलासफर थे, सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी करते थे, ठीक है, सॉरी 200 नहीं, 2000 साल पहले। तो उसमें वो बोलते हैं कोटालिया, जो इंडिया के बहुत बड़े फिलासफर, जिसने अर्थशास्त्रास लिखी है, ठीक है, वो याद रखिएगा, कोटालिया, ठीक है, उसके साथ साथ उसने अर्थशास्त्रास लिखी है। तो बहुत सारे फिलासफर्स वो कहता है, मोंटेस्को वो लाता है, ठीक है, या एलेक्स जी टॉकवेला, बहुत सारे फिलासफर्स को लाता है कि उन्होंने स्टडी की थी। लेकिन अगर हम कहेंगे कि अगर हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी में बैक जाएंगे तो उसमें हमें बहुत सारे कम आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई थी जो अभी आपके पास है, ठीक है। सो नन ऑफ द थिंकर ऑफ दिस टाइम वाज अ सोशियोलॉजिस्ट। सर क्यों? और दूसरा पॉइंट ये है कि वहां उस टाइम कोई भी सोशियोलॉजिस्ट नहीं था, लेकिन एक्सेप्ट, याद रखिएगा, एक्सेप्ट दो थे, दो, यहां टू लिखना, यहां दो थे, ठीक है, दो सोशियोलॉजिस्ट थे जो हमें मिल रहे हैं। सर कौन कौन से हमें मिल रहे हैं? एक, वन इज इब्न खल्दून एंड अनदर इज, जो हमारे दूसरे हैं वो है हैरिट मेटिनो, याद रखना, HARRIET, HARRIET, हैरिट, ठीक है, हैरिट मेटिनो, MERTINEN। ये हमने पेपर में भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद आया होगा, ये पहला क्वेश्चन भी आया था। क्या अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली फीमेल सोशियोलॉजिस्ट कौन थी, तो हैरिट मेटिनो, याद रखना। पेपर में भी मैंने आपको डिस्कस कराया था कि इसने पूरे अमेरिका का ट्रैवल किया था। इसी ने कहा था कि जो हमारा हाउस है, जो हमारा किचन है, वो एक बेहतरीन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मोरालिटी सिखाता है, ये याद रखना, ठीक है। फिर आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमें खाली दो सोशियोलॉजिस्ट मिलते हैं जिन्होंने, सोशियोलॉजिस्ट हम कहते हैं इनको, लेकिन इनकी राइटिंग्स में हमें सोशियोलॉजिकल थिंकिंग, सोशियोलॉजिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, सोशियोलॉजिकल वे ऑफ टीचिंग हमें इन दोनों में मिल रही है, इन दोनों के जो बुक्स लिखे हैं। इब्ने खल्दून में आपको पता होगा, अभी मैं उनको डिस्कस कराऊंगा, अभी आप खाली नाम याद रखें।
सो ओनली इन सब ये कर हमें मिल रहे हैं, ये 80s में हमें मिल रहे हैं, दैट वी बिगिन टू फाइंड आउट द थिंकर्स। फिर हमें 80s के बाद थिंकर्स मिल रहे हैं सोशियोलॉजी के। फिर आपको मिलेगा 80s के बाद आपको कोट मिलेगा, फिर आपको दुर्खेम मिलेगा, फिर आपको वेबर मिलेगा, टेलकट पार्सन मिलेगा, ठीक है, तो मर्टन मिलेगा, तो बहुत सारे मिलेंगे हु आर क्लियरली आइडेंटिफाइड, जिसको हम क्लियरली सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वी कॉल देम क्लासिकल थिंकर्स। उन सबको हम क्या बोलते हैं सोशियोलॉजी में? क्लासिकल थिंकर्स। सो बिफोर डिस्कसिंग दिस हमने क्या पहले देखेंगे, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट में दो चीजें देखेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में आपको ये मिल जाएगा कि ये आपको किसने कहा है कि ये दो जो थे ये पुराने सोशियोलॉजिस्ट हमको मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको रेफरेंस दी है जो हमारे एंथोनी गिडन है। अभी जो हमारे एंथोनी गिडन है, जो एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, ठीक है, जो अमेरिका के हैं, तो उनकी जो बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, उसने खुद उन दोनों को मेंशन किया है। और इन दोनों का जो टाइटल उसने वहां पे रखा है, नेग्लेक्टेड फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इंडियन ऑथर्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, वहां पे बहुत कुछ और नाम मिलेंगे, लेकिन एंथोनी गिडन ने इन दोनों को मेंशन किया है, ठीक है। चलिए इन दोनों को हम देखते हैं। तो हैरिट मेटिनो, इसको मैंने आपको कहा ही है, हैज बीन द फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट, बट लाइक मार्क्स एंड वेबर शी कैन नॉट बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ सोशियोलॉजिस्ट। ये उस तरह से एस्टैब्लिश्ड सोशियोलॉजिस्ट नहीं थी जिस तरह से हमारे दुर्खेम है और वेबर है। शी वाज बर्न इन एन एजुकेटेड इंग्लैंड एंड वाज द ऑथर ऑफ मोर देन 50 बुक्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो एजुकेटेड फैमिली, इंग्लैंड में पैदा हुई थी, एंड वेल न्यूमरस एसेज इसने बहुत सारे लिखे हैं। हैरिट मेटिनो इज नाउ क्रेडिटेड इंट्रोड्यूसिंग द सोशियोलॉजी इन ब्रिटेन। आज हम कहते हैं जो ब्रिटेन में सोशियोलॉजी डेवलप हुई थी वो इसी ने करवाई थी, ठीक है, थ्रू हर ट्रांसलेशन, क्योंकि इसने कोर्ट के फाउंडिंग ट्रीटीज जो थी उसको ट्रांसलेट किया था। ये भी याद रखना, ये पॉइंट भी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं पिछले पेपर में, +2 में आपको मिलेंगे हैरिट मेटिनो के। असिस्टेंट प्रोफेसर में हमने जो पेपर देखा उसमें हमें हैरिट मेटिनो के कंसेप्ट्स दिखे, उसके ऑब्जेक्टिव्स आए थे। तो इसने ट्रांसलेट किया था पॉजिटिव फिलॉसफी को, ठीक है, वो भी आप। इन एडिशन शी कंडक्ट फर्स्ट हैंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। तो अमेरिकन सोसाइटी की जो फर्स्ट हैंड स्टडी की थी वो किसने की थी? वो इसी ने की थी। कब की थी? इन द स्टेट्स इन 1830s। द सब्जेक्ट ऑफ हर बुक सोसाइटी इन अमेरिका, इसका नाम ही यही था 1962। ये याद रखना, ये पॉइंट्स भूल मत जाना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। आजकल नेट में आपको मिलेंगे, सेट में आपको हैरिट मेटिनो के क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, मेटिनो इज सिग्निफिकेंट टू सोशियोलॉजिस्ट टुडे फॉर द सेवरल रीजंस। इसको बहुत सारे रीजंस के लिए सोशियोलॉजिस्ट माना जाता है। क्यों? फर्स्ट शी आर्ग्यूड, क्योंकि इसने कहा था वन स्टडीज अ सोसाइटी वन मस्ट फोकस ऑन इट्स एस्पेक्ट। जब कोई स्टडी करेगा सोसाइटी को तो उसके सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को उसे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी के हर किसी एस्पेक्ट को उसे स्टडी करना पड़ेगा। सर उसका मतलब क्या होता है? सोसाइटी के हर किसी एस्पेक्ट को, यानी फैमिली को भी आप स्टडी करना पड़ेगा, मैरिज किनशिप है हमारा उसको करना पड़ेगा, ठीक है, और रिलीजन है हमारा, एजुकेशन है हमारा, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी है, उसके साथ साथ हमारा आज नेटवर्किंग सिस्टम है, उसके साथ साथ हमारे जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, यानी जो भी सोसाइटी के एस्पेक्ट है उन सबको आपको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है, किनशिप है। चलिए, वन मस्ट फोकस ऑन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग किसके साथ? की पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल इंस्टीट्यूशन। सेकंड, शी इंसिस्टेड दैट एन एनालिसिस ऑफ ए सोसाइटी मस्ट इंक्लूड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वुमेन लाइव्स। यहां पे देखिए, तो पहली बार अगर आपको पॉइंट ये भी आएगा एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आएगा, आप बताइए ये पहले किसने कहा था कि सोसाइटी में आपको अंडरस्टैंड करना है, जो विमेन की लाइफ है उनको, उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको भी स्टडी कीजिए, ठीक है। हम कहते हैं ना कि जेंडर जब से आया, जब पेट्रियार्की आया या फिर आया, नहीं, ये हैरिट मेटिनो पहले ही हैरिट मेटिनो ने ये कहा था। So something that only became a commonplace in the mainstream sociology with the feminist intervention in 19, जो हम कहते हैं कि जो बाद feminist की intervention की वजह से आया 1970 में। Third, she was the first to turn a sociological eye on the previously ignored issues, यानी कि जो previously issues थे सोसाइटी में, जो बहुत सारे issues थे उनको sociologically नहीं देखा जाता था, तो पहला जो sociologically issues को देखा गया वो हैरिट मेटिनो थी, ठीक है। Ignored issues among them कौन कौन से थे हमारे? चलिए यहां पे आ जाइए, मैरिज, चिल्ड्रंस, डोमेस्टिक एंड रिलीजियस लाइफ, इन सबको, एंड रेस रिलेशंस एज शी वंस राइट, इसने लिखा है, ये याद रखना, ये कोड से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। द नर्सरी, द बॉर्डियर and the kitchen are all the excellent schools in which to learn the morals and manners of the people।
ये सब हमारे पास किचन बॉडियर या उसके साथ साथ ये सब नर्सरी है या नर्सरी, ये क्या है, ऑल द एक्सीलेंट स्कूल्स, ये सब बेस्ट स्कूल्स है, एक्सीलेंट स्कूल्स है, इन विच हम क्या करते हैं, टू लर्न द मॉरल्स एंड मैनर्स ऑफ द पीपल, जहां हम आप लोगों को मॉरल्स सिखाते हैं एंड मैनर्स ऑफ द पीपल। मॉरल्स पे आपको सबसे पता है कि अगस्त दुर्खेम जो हमारे उसने काम किया है, अगस्त कोर्ट ने काम किया है, तो इसने भी ये कही थी ये चीज पहले ही, ठीक है। सो फाइनली शी आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजिस्ट जो होगा शुड डू मोर देन जस्ट ऑब्जर्व, सोशियोलॉजिस्ट को उससे ज्यादा करना होगा कि सोसाइटी को आपको खाली ऑब्जर्व नहीं करना होगा, वो आम लोग भी करते हैं कि ऑब्जर्व ये चीजें हो रही है आजकल सोसाइटी में, जैसे आप देखोगे ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें हो रही है, उससे ज्यादा आपको करना है एज ए सोशियोलॉजिस्ट। सो दे शुड क्या करना चाहिए, आल्सो एक्ट इन ए वे टू बेनिफिट ए सोसाइटी, उन लोगों को चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, उस चीज पे नॉलेज देनी चाहिए सोसाइटी को, फिर पॉलिसी मेकर जो है उस नॉलेज को यूज करेंगे, उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट होगा सोशियोलॉजी का। सो एज ए रिजल्ट मैर्टिनो वाज एन एक्टिव प्रोपोनेंट ऑफ बोथ द वुमेन राइट्स, एक तो वुमेन राइट्स है और उसके साथ साथ इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स भी थी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, इसको आप नहीं भूलेंगे। उसके साथ साथ आप याद रखेंगे किसको, इब्न खल्दून को। इब्न खल्दून जो थे वो 1932 से 4006 से थे, तो ये 18 में आई थी। कौन, हैरियट मैर्टिनो, पहले इब्न खल्दून थे। इब्न खल्दून जो थे ये मुस्लिम स्कॉलर थे। इब्न खल्दून वाज बर्न इन व्हाट इज टुडे तंजानिया, जिसको हम आज बोलते हैं फेमस फॉर हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे, एक तो इसको एंथनी गुडिन ने डिस्कस किया इन दोनों को। उसके साथ साथ अगर रिटजर आप देखेंगे, रिटजर जो थॉट की बेस्ट बुक मानी जाती, उसने भी इब्न खल्दून को मेंशन किया है कि पहले जो सोशियोलॉजिस्ट थे जिससे हमें, जिनकी राइटिंग, जिनकी बुक्स में हमें सोशियोलॉजिकल थिंकिंग मिल रही, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट मिल रहे हैं, तो वो इब्न खल्दून है, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ टुडे द तंजीनिया एंड फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टडीज। सो ही रोट मैनी, इसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, मोस्ट वाइडली नोन एज, जिसकी इसकी 6 वॉल्यूम्स की वर्क है जो मुकदमा है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगी कि 6 वॉल्यूम जो है मुकदमा वो किसने लिखी है। कंप्लीटेड इसने 1378 में इसको कंप्लीट किया था। दिस इज व्यूड बाय सम स्कॉलर्स टुडे एज एसेंशियल अर्ली फाउंडेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो बहुत सारे स्कॉलर्स आज इसको मेंशन करते हैं, जैसे हमारे हैं सी एटलस हैं, ठीक है, एलिटस से 2006 में भी उसने कहा था, द मुकदमा क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल अप्रोच एंड मेथड्स डीलिंग ओनली इन द डिस्क्रिप्शन क्लेमिंग इंस्टेड ऑफ डिस्कवरिंग ऑफ न्यू साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है, और साइंस ऑफ कैपेबल ऑफ गेटिंग द अंडरलाइनिंग मीनिंग ऑफ द इवेंट्स। तो इन चीज़ों में मुकदमा जो है, जो मुकदमा हमारा है, जो इब्न खल्दून ने लिखा था, उसने एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल अप्रोच को उनको क्रिटिसिज्म किया था और डिस्क्रिप्शन उसको क्रिटिसिज्म किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइनिंग मीनिंग्स को डिस्कस करना है, या साइंस ऑफ सोसाइटी भी उसने डिस्कस किया था। चलिए, इब्न खल्दून जो है वो डिवाइज्ड है, उन्होंने एक थियरी दी थी जिसका नाम है सोशल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोमैडिक एंड सेडेंटरी सोसाइटीज। उस पे इसने एक थियरी दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, जिसमें उसने सोशल, जिसके बेस पे, जिसका नाम उसने नोमैडिक दिया था या सेडेंटरी दिया था, ठीक है। सेंट्रल टू दिस थियरी द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फीलिंग, इसने इस ग्रुप फीलिंग को इसके अंडर का, इस कंसेप्ट के अंडर डिस्कस किया था कि नोमैडिक जो होते हैं या सेडेंटरी जो थ्योरी थी, इसके अंडर इसने किसको किया था, ग्रुप फीलिंग्स को और सॉलिडेरिटी को। ये याद रखिएगा, या ग्रुप फीलिंग या सॉलिडेरिटी कंसेप्ट। सॉलिडेरिटी कंसेप्ट आपको पता ही है, दुर्खेम ने दिया है। तो इस सॉलिडेरिटी कंसेप्ट को इब्न खल्दून ने असहाबिया कहा था। असहाबिया क्या कहा था, असहाबिया कहा था इस कंसेप्ट को। ग्रुप्स एंड सोसाइटीज विद इन अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप फीलिंग वायर केपेबल टू डोमिनेट एंड कंट्रोल दोज वीक फॉर्म्स ऑफ इंटरनल सॉलिडेरिटी। ये कहता है सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स होते, इसने कहा पहले पहले जो सोसाइटीज थी, पहले पहले लोग जो थे वो सेडेंटरीज या नोमैडिक में रहते थे। आपको पता ही है, यहाँ से वहाँ फूड के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते हैं तो उसको हम नोमैडिक बोलते हैं मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। इसने कहा इनमें एक चीज थी ग्रुप फीलिंग यानी सॉलिडेरिटी, ठीक है। सॉलिडेरिटी मतलब कलेक्टिवनेस यानी यकजहती थी इनमें, यूनिटी थी। यह कहते थे जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा सॉलिडेरिटी थी यानी असहाबियास कंसेप्ट इसने कहा, जिसमें सबसे ज्यादा असहाबियास होती थी, सॉलिडेरिटी होती थी, यूनिटी होती थी, और जिनमें वीक होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, जिनके पास स्ट्रांग होती थी वो इन लोगों पे क्या करते थे, कब्जा करते थे, इन लोगों पे हमला करते थे, इन लोगों को क्या करते थे, विद द वीक फॉर्म्स ऑफ इंटरनल सॉलिडेरिटी, तो उनको वो क्या करते थे, उनको वो अपने ही ग्रुप में फिर क्या करते थे, बंदी बनाते थे और अपने ग्रुप में उनको एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। जिसमें उसने कहा
Ibn Khaldun developed the idea as an attempt to explain the rise and decline of the Maghribian and Arabian states. तो इसने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया था. इब्न खल्दून ने ये आइडिया भी दिया था जिसमें उन्होंने राइज एंड डिक्लाइन की, कैसे बढ़ा और कैसे डिक्लाइन हुआ किसका, मगरिबियन, यानी जो हमारे मगरिबियन यूरोपियन सोसाइटीज़ और अरब स्टेट्स हैं. इन हिज सेंस ही मेड बीन सीन एज स्टडीइंग द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, इसका कंसेप्ट आया था. हिज मेन कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल जो nomadic Bedouin tribe trended towards a very strong group feeling, ठीक है, which enabled them to overturn to dominate the weak sedentary towns. इसने कहा जो लोग ये वीक थे, जिनके पास स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी थी, जो ये असाबियाज थे, इन्होंने इन वीक को कंट्रोल किया, इनको अपने अंडर ले लिया. तो धीरे धीरे ये लोग जो बढ़े, ये बड़े बड़े क्या बने, फिर इनकी वजह से बड़े बड़े टाउन्स बने और बड़े बड़े क्या बने, बड़े बड़े डायनास्टीज एस्टैब्लिश हो गए. ठीक है. हाउएवर इन द बेडून्स दे बिकेम सेटल्ड इनटू मोर अर्बनाइज्ड. और पहले जो थे वो बेडूनियन जो थे वही बिकम सेटलर बने, वो अर्बन स्टाइल उन्हीं में पहले आया. तो उनका मतलब क्या है, इसका मतलब है उन लोगों के अंदर सॉलिडेरिटी बहुत स्ट्रांग थी. तो ये दो कंसेप्ट्स ये आप नहीं भूलेंगे, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाते. कोई भी पेपर आप देख के उठा लीजिए. अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा ये कर रहे हैं कि ज्यादा डीप हो रहे हैं, यस, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये कंपलसरी है, इनको आप नहीं छोड़ सकते. ठीक है. जो आपके, अगर कोई आपका जो सोशियोलॉजी पढ़ रहा है जिसने नेट सेट क्वालिफाई किया है, तो अगर आप उसको ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वो आपको बता सकता है कि ये लोग कितने इंपॉर्टेंट है. आजकल इनके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, गेट में आते हैं, नेट में आते हैं और सेट में आते हैं, और जो यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस होते हैं वो भी आजकल इन लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं. चलिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, जो आपको पता है देयर आर टू मेन फोर्सेस, दो मेन फोर्सेस है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है. फोर्स तो आपको पता है जो किसी चीज को पुश करता है. ठीक है. फोर्स आपको पता है ये पुश करता है. हम कहते हैं सोशियोलॉजी में, जब भी आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कॉलेज से पढ़ा होगा या यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, कि सोशियोलॉजी में कुछ चीज़ों ने फोर्स क्रिएट किया जिसकी वजह से हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी बना. तो वो फोर्सेस क्या है, वो बहुत सारे फोर्सेस है. ठीक है. तो उन फोर्सेस को हम डिवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं सोशल फोर्सेस एंड इंटेलेक्चुअल फोर्सेस. सोशल फोर्सेस क्या होते हैं, जो समाज में बने, जो समाज की वजह से सोशल फोर्सेस बने. ठीक है. जिन्होंने समाज पे प्रेशराइज किया. ठीक है. उनको हम सोशल फोर्सेस में रखते हैं. और इंटेलेक्चुअल फोर्सेस क्या होते हैं, कि इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमागी चेंज, यानी माइंड डेवलपमेंट हुआ लोगों के पास, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव कैपेसिटीज डेवलप हुए, तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ गए दुनिया में. तो उनकी वजह से भी क्या हुआ, उनकी वजह से भी कि एक सब्जेक्ट का इमर्जेंस हुआ जिसे हम सोशियोलॉजी बोलते हैं. तो ये दोनों को हम देख लेंगे क्या क्या सोशल फोर्सेस हैं हमारे. सोशल फोर्सेस आपको याद रखना है, पहले पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, राइज ऑफ सोशलिज्म, फंक्शनलिज्म, अर्बनिज्म एंड रिलीजन चेंज. ठीक है. एंड रिलीजन चेंज एंड द ग्रोथ ऑफ साइंस. ठीक है. ग्रोथ ऑफ साइंस, ये आते हैं सब सोशल फोर्सेस में. इंटेलेक्चुअल फोर्सेस में हमारे आते हैं एनलाइटनमेंट एंड द कंजर्वेटिव रिएक्शन ऑफ द एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट के अगेंस्ट जो लोग थे वो चीजें. लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम खाली दो चीजें डिस्कस करेंगे, खाली एक ही फैक्टर डिस्कस करेंगे, वो सोशल फोर्सेस. नेक्स्ट आने वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस. चलिए, तो अगर हम पहले डिस्कस करेंगे सोशल फोर्सेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी क्या बने. ऑल द इंटेलेक्चुअल फील्ड्स आर प्रोफाउंडली शेयर्ड बाय द सोशल सेटिंग. देखिए, पॉइंट नंबर 1, सर हम इनको सोशल फोर्सेस क्यों कहते हैं. देखिए, इनका क्या फोर्स था. देखिए, जो हमारे कोड थे, अगर आप खुद को भी देखेंगे, हम क्या कहते हैं, हम सोशल साइंस में कहते हैं, एक कंसेप्ट हम सोशल साइंस में कहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल होता है, इसकी जो सोशल सेटिंग होती है, सोशल सेटिंग मतलब जो इसका सोशल एनवायरनमेंट होता है, जो इसके इर्द गिर्द में अराउंड में होता है, वो इस इंडिविजुअल को बहुत इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. इसके माइंड पे, इसके बिहेवियर पे, इसके कॉग्निटिव एबिलिटीज पे. ठीक है. तो उस पे वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हमने यहां पे कहा, ऑल द इंटेलेक्चुअल फील्ड, जो भी हमारे इंटेलेक्चुअल फील्ड्स आर प्रोफाउंडली शेयर्ड बाय द सोशल सेटिंग. जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे, यानी इंटेलेक्चुअल जो हमारे अगस्त कोड थे, यानी जो दुर्खियम थे, सोशियोलॉजी के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, तो इनको क्या हुआ था, इनका जो सोशल सेटिंग थी, जिस एरा में ये रह रहे थे, उस एरा में जो एनवायरनमेंट था, उस एरा में जो सोसाइटी थी, उस एरा में जो सोशल सिस्टम था, उसने इन पे बहुत सारा इंपैक्ट किया. क्या इंपैक्ट किया, वही हम आगे देखेंगे. सब्जेक्ट्स, क्या टेक सोशल सेटिंग एज इट सब्जेक्ट मैटर. इसीलिए हम सोशियोलॉजी में सब्जेक्ट मैटर क्या लेते हैं, सोशल सेटिंग के, समाज कैसा है, समाज को सोसाइटी सोशियोलॉजी से स्टडी करती है.
कि समाज आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे दुर्खियम ने कहा था, सबसे जो भी इंडिविजुअल है वो कौन बनाता है उसे, वो सोसाइटी बनाती है, जो भी उसके पास है उसे सोसाइटी देती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो वी हैड टू फोकस ब्रीफली ऑन फ्यू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल कंडीशंस। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जरूरी है जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स है, हमें क्या जानना है, हमें पहले ये जानना है जब जिस दौर में वो लोग थे, जिस दौर में उन्होंने सोशियोलॉजी लाई, उस दौर की सोशल सेटिंग क्या थी, वो आपको जरूरी समझनी होगी, तभी आपको ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट क्लियरली समझ आएगा। तो कंसेप्ट समझ में आया आपको, कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। कब, लेकिन कब, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल सेटिंग ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरी। तो 19th एंड 20th सेंचुरी की जो सोशल सेटिंग थी, जो सोशल सिस्टम था, जो सोशल कंडीशंस थे सोसाइटी के, जहां ये लोग रह रहे थे, स्पेशली अगस्टोट, सेंट साइमन और दुर्खियम एंड वेबर, उस टाइम पे क्या सोशल सेटिंग थी, क्या सोशल एनवायरनमेंट था, समाज में क्या हो रहा था, जिस चीज ने इनको इंपैक्ट किया, उसी चीज ने फिर इनको इंपैक्ट किया, और उस चीज की वजह से इन पे जब इंपैक्ट आया तो इन्होंने कहा हमें एक सब्जेक्ट लाना चाहिए जो इन चीजों को स्टडी करेगा, जो इन चीजों को स्टडी नहीं कर रहा है। नहीं तो वहां ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस था, वहां ऑलरेडी फिलॉसफी थी, वहां ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो इन चीजों को स्टडी नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा हम एक सब्जेक्ट लाएंगे, जो उसका नाम फिर उन्होंने क्या रखा, सोशियोलॉजी। चलिए, सो दिस इन्फ्लुएंस्ड मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। जहाँ भी आप जाएंगे, जिसके पास भी आप पढ़ेंगे, जहाँ से भी आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, जहाँ से भी आपने आज तक पढ़ी होगी, आपको पता होगा उसने आपको पढ़ाया होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट पीरियड। तो ये चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें वही हैं जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे जब वो थे, तो उस टाइम इन चीज़ों का एनवायरनमेंट, सोसाइटी में ये चीज़ें आ रही थी, ठीक है, सोसाइटी में ये चीज़ें डेवलपमेंट हो रही थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से इन लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा था, ठीक है। ये लोग सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे थे, चेंजेस देख रहे थे, नेगेटिव चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। तो फिर इसी की वजह से, इन सोशल सेटिंग्स, इन सोशल प्रेशर की वजह से इन्होंने सोशियोलॉजी को लाया, ठीक है। जैसे आप सीधे आप आजकल देखोगे, जैसे आपके पेरेंट्स या हम या हमारे पेरेंट्स, अगर हम अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो हमारे पेरेंट जो है वो क्या है, उन्होंने जैसे नेटवर्किंग सिस्टम नहीं देखा है, ठीक है, या बड़े बड़े फ़ोन है, राइटिंग फ़ोन या एंड्रॉइड फ़ोन है या एप्पल फ़ोन है, ठीक है। तो उन्होंने नेटवर्किंग सोसाइटी चीज़ों को नहीं देखा है। तो ये लोग इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, हमारी सोशलाइजेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, या हमारे जो जनरेशन है, या हमारे से जो छोटे बच्चे हैं आजकल, जो 8 या 10 साल के, वो लोग आपको देखेंगे, वो लोग एंड्रॉइड फ़ोन या बड़े बड़े फ़ोन चलाते हैं ईजी तरीके से। उन लोगों को, जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट, उनको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्होंने जो एनवायरनमेंट फेस किया, इन्होंने जो सोशल सेटिंग फेस की, उनमें ये चीज़ें सोशलाइजेशन हो रही है, उन्होंने बचपन से ही देखा। तो इन्होंने नहीं देखा, तो इनके पास ये चीज़ें नहीं है। तो बात आई समझ। सेम इज द केस विद द सोशियोलॉजिस्ट। चलिए, अब हम पहले डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस को। तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस क्या है? यूरोपियन सोसाइटी में एक कंट्री है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी में एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया। तो आपने बार बार सुना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में द लॉन्ग सीरीज ऑफ पॉलिटिकल, यानी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आए, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया। रेवोल्यूशन मतलब चेंज, लेकिन ये चेंज जो होती है ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। दो चीजें आप याद रखेंगे, रिफॉर्म मतलब धीरे धीरे से चेंज, और रेवोल्यूशन मतलब होता है, रिफॉर्म का मतलब होता है आप सिस्टम में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज कर रहे हैं। जैसे आजकल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो रही है, कोई लॉ चेंज हो रहा है और कुछ हो रहा है, यानी सारा सिस्टम चेंज नहीं हो रहा। तो रेवोल्यूशन में क्या होता है, रेवोल्यूशन हम वहां लिखते हैं जहां सारा सिस्टम चेंज होता है। जैसे हम रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं, वहां क्या आया था, वहां फिर कम्युनिज्म आया था, सारा सिस्टम चेंज हो गया। तो यहां पे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, इसका मतलब जो यहां पहले सिस्टम था वो सारा चेंज हो गया। द लॉन्ग सीरीज ऑफ पॉलिटिकल, लेकिन ये रेवोल्यूशन जो था ये एक ही नहीं था, ये एक लॉन्ग सीरीज थी। एक आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ठीक है, बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन स्टार्ट किससे हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। कब हुआ, 1789, ठीक है। यहां पे आपको क्या याद रखना है, देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक क्वेश्चन आता है जो इस बार भी आया था कश्मीर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में। आप बताइए फ्रेंच रेवोल्यूशन कहां से कहां स्टार्ट हुआ था। यहां आप डेट में याद रखेंगे, मैंने अपने नोट्स में ये पॉइंट नहीं लिखा है, मैं भूल गया हूं, लेकिन आप ये लिखेंगे 1789 से लेकर 1799 तक। पहले ये डेट आप याद रखेंगे, उसके साथ साथ आप क्या याद रखेंगे, उसके साथ साथ आप नोट्स में लिख के रखेंगे ये 10 ईयर्स तक चला। ये भी किसी बार कई जगह पे मैंने ये क्वेश्चन देखा था, 10 साल और 6 मंथ्स
6 मंथ्स और 4 डेज ये रहा। कौन? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये समझ में आया पहली डेट। अब देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 70-80 में क्या हुआ, दुनिया में पहली कंट्री थी वो फ्रेंच सोसाइटी थी। वहां पे क्या हुआ, वहां मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की आपको पता ही है, रूल ऑफ किंग, ठीक है। तो वहां किंग थे। किंग कौन था? वो किंग लुइस था, वो भी आप याद रखेंगे। किंग लुइस 16 उसका नाम था। वो बारबोन डायनास्टी से था। बारबोन उसकी फैमिली थी। बारबोन, बारबोन, ठीक है। बारबोन एक डायनास्टी थी, उसका वो 16th रूलर था। कहां पे था? फ्रेंच था। मोनार्की सिस्टम वहां था। उसके साथ साथ इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने फ्रेंच सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया था। कितने एस्टेट्स में डिवाइड किया? यानी 3 क्लासेस में। सर एस्टेट्स क्या होते हैं? क्लासेस में डिवाइड किया। एक तो था क्लर्जी, दूसरा था नोबिलिटी, तीसरा था थर्ड एस्टेट। तीसरा क्या था? थर्ड एस्टेट। देखिए, अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और अच्छे से देखना है तो कमेंट्स में बता दीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट। अब देखिए, अब आपको समझ में आया। 3 क्लासेस में फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड थी। रूल कौन कर रहा है? रूल कर रहा है किंग लुइस 16, बारबोन डायनास्टी फैमिली। तो जो क्लर्जी थे, नोबिलिटी थे और थर्ड एस्टेट था, ठीक है। थर्ड एस्टेट, क्लर्जी वाले जो थे, इनकी पॉपुलेशन 2 to 4% थी और इनकी भी 2 to 4% थी, याद रखिएगा। लेकिन इन्होंने फ्रेंच की मोस्ट ऑफ द लैंड जो थी 80% पे कब्जा किया था। समझ आई बात? और ये लोग जो थे, ये 80% पॉपुलेशन थे, लेकिन इनके पास 20% लैंड थी। ये लोग फिर इनकी लैंड रेंट पे लेते थे उनमें फसल बनाने के लिए। तो ये लोगों को ना, जो थर्ड एस्टेट था ये कितनी थी मैंने बताया, ये 80% पॉपुलेशन थी, लेकिन इन लोगों के पास 20% लैंड थी, ठीक है, ऑलमोस्ट 20%। एग्जैक्ट डेटा ये नहीं है। तो उसके साथ साथ क्या हुआ था इनके साथ, इनको जो राइट्स थे, इनको पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं थे। उसके साथ साथ इनके फैमिली से कोई किंग भी नहीं बन सकता था। उसके साथ साथ इनको एजुकेशनल राइट्स भी नहीं थे इनके। उसके साथ साथ इनको राइट टू वोट भी नहीं था। तो सारा जो वहां फ्रेंच की सोसाइटी करती थी, वो कौन से क्लास करते थे? वो पहले 2 क्लास करते थे। कौन कौन सा? क्लर्जी एंड नोबिलिटी, ठीक है। ये दोनों क्लास ने सोसाइटी को डोमिनेट किया। तो फिर वहां क्या हुआ, फिर वहां जो थर्ड एस्टेट था, उन्होंने रेवोल्यूशन क्रिएट किया। उन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान जिन्होंने जहां अगर हम उसमें थोड़ा डीप जाएंगे, उन्होंने एक असेंबली क्रिएट की, ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। तो जब इन्होंने रेवोल्यूशन लाया तो इन्होंने मोनार्की को खत्म करके क्या लाया? फ्रेंच को रिपब्लिक बनाया। रिपब्लिक आपको पता है, जहां लोग क्या करते हैं, लोग हुकूमत बनाते हैं और जो हेड होता है स्टेट वो भी लोग बनाते हैं। तो उन्होंने वहां डेमोक्रेसी लाई और राइट्स भी क्रिएट किए, जैसे हमारे पास अभी राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो जो वहां वो एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी किनके साथ? थर्ड एस्टेट के साथ, वो उन्होंने खत्म कर दी। और जब फ्रेंच की सोसाइटी में ये रेवोल्यूशन आया 1789, तो उसका इंपैक्ट क्या बना? और साथ याद रखना, दुनिया में जो पहली मोनार्की खत्म हुई थी वो यहां पे हुई थी, ठीक है। और पहली डेमोक्रेसी यहीं पे बनी थी और पहली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी यही बनी थी। चलिए, और फिर उसके बाद क्या बना? उसके बाद जो यहाँ डेमोक्रेसी आई और जो रिपब्लिक यहाँ स्टेट बना, तो उसकी वजह से सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। हम क्या देखते हैं सोशियोलॉजी में, हमारी सोशियोलॉजी में क्या होता है, हमारा यही काम होता है कि नई चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे अब डेमोक्रेसी आ रही है, हमारी सोसाइटी में आजकल नेटवर्किंग सिस्टम आ रहा है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें नई आ रही है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेटवर्क सोसाइटी डेवलप हो रही है। इन चीज़ों का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, वो चीज़ हमें एनालाइज करनी होती है। उस चीज़ की इंफॉर्मेशन, इस चीज़ की नॉलेज जो है वो सोशियोलॉजिस्ट को देखनी होती है। इन चीज़ों को एनालाइज करना सब लोग एनालाइज करते हैं, लेकिन उस पर एक नॉलेज जनरेट करना वो सोशियोलॉजिस्ट का काम होता है। याद रखना, ये मत भूल जाना। तो अब क्या इंपैक्ट आया? द इंपैक्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशन ऑन द मनी सोसाइटीज एनॉर्मस। बहुत सारी चेंजेस आई एंड मनी पॉजिटिव चेंजेस रिजल्ट हो गए। पॉजिटिव चेंजेस क्या है? थर्ड एस्टेट को राइट्स मिल गए। थर्ड एस्टेट का अब क्या बनेगा? थर्ड एस्टेट इलेक्शन में लड़ेंगे क्योंकि इनकी परसेंटेज पॉपुलेशन है। ये लोग क्या बनेंगे? ये लोग किंग बनेंगे, इनको एजुकेशन राइट्स मिलेंगे, इनको राइट टू वोट मिलेगा। तो यहाँ किस किस में चेंजेस आए? यहाँ फैमिली सिस्टम में चेंज आएगा, यहाँ एजुकेशन में चेंज आएगा, यहाँ रिलीजन में चेंज आएगा, यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम में चेंज आएगा। अब नए नए क्लासेस इमर्ज होंगे, ठीक है। तो हर किसी चीज में आपको यहां चेंज देखने को मिलेगी। बट
बट करके मैंने लिखा है यहाँ पे व्हाट अट्रैक्ट्स मेनी थियरिस्ट्स, यहाँ पे किस चीज ने थियरिस्ट्स को अट्रैक्ट किया, वो सबसे जो जरूरी था वो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द सोशल चेंज। यहाँ जो नेगेटिव इंपैक्ट्स आए या इस सोशल चेंज की वजह से जो यहाँ सोशल चेंज आई, उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट उस चीज ने किसको किया, सोशियोलॉजिस्ट को अट्रैक्ट किया। किसको किया, अगस्टकुर्ट को किया, किसको किया, दुर्खियम को किया, मार्क्स को किया, ठीक है। सो दीज राइटर्स वर पर्टिकुलरली डिस्टर्ब्ड बाय द रिजल्टिंग, लेकिन ये लोग क्यों आए यहाँ, क्योंकि जब यहाँ नया सिस्टम रिप्लेस हो गया, पहला मोनार्की सिस्टम था वो चेंज हो गया, अब आया यहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, तो ये लोग जो थे पर्टिकुलरली डिस्टर्ब्ड बाय द, यहाँ कियास एंड कंफ्यूजन डेवलप हो गया, डिसऑर्डर हो गया, स्पेशली कहाँ पे, फ्रेंच में। तो कियास क्या हो गया, कियास आप इस तरह से समझोगे जैसे हमारे कोविड-19, जब कोविड-19 आया तो कियास एंड कंफ्यूजन डेवलप हो गया कि क्या करे क्या नहीं करे, कौन सी एक्टिविटी करे, मैरिजेस कैसे होंगे, सोसाइटी कैसे चलेगी, हॉस्पिटल्स कैसे चलेंगे, एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा, रिलीजन इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। तो वही कियास एंड कंफ्यूजन, यहाँ डिसऑर्डर हो गया सोसाइटी में, उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। यानी सोसाइटी अच्छे से चल रही थी, सोसाइटी में क्या हो गया, सोसाइटी के फंक्शंस बंद हो गए, सोसाइटी में डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये कहाँ पे हुआ था, फ्रेंच पे हुआ था, ठीक है। सो दे वेर यूनाइटेड टू रेस्टोर ऑर्डर इन द सोसाइटी, आप लोग ये लोग जमा हो गए यूनाइटेड, ये लोग ऑर्डर क्रिएट करना चाहते थे फिर से। सम वांटेड टू रिटर्न टू द पीसफुल एरिया, कुछ लोगों ने ये कहा ओ हम वही जाएंगे, वहां जहां मोनार्की सिस्टम हमारा था वही सिस्टम रेस्टोर करेंगे, लेकिन कुछ ने कहा नहीं, अब चेंज आई है तो हम इसी चेंज के साथ चलेंगे, अब यही ऑर्डर चलेगा। तो दो डिविजन हो गए, ठीक है। बट सम सेड, कुछ ने कहा रिटर्न इज इम्पॉसिबल, आप वापस नहीं जा सकेंगे बाय द सोशल चेंज, जो ये चेंज आई है, ठीक है। ये थियरिस्ट्स इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे जो सोशोलॉजिस्ट्स होते हैं या सोशल थियरिस्ट्स होते हैं, लोग जिस तरह से सोसाइटी में होते हैं वो उनसे अलग होते हैं। वो आम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, सोशोलॉजिस्ट्स उनसे उनसे डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, सो इन्होंने कहा क्या, सो दे स्टार्टेड फाइंडिंग न्यू बेसिस ऑफ ऑर्डर, उन्होंने अब जो कुछ थियरिस्ट्स थे उन्होंने कहा नहीं अब वापस नहीं जा सकते हैं उस एरा में, तो हम देखेंगे जो नई सोसाइटी है इसमें कौन सी न्यू बेसिस ऑफ ऑर्डर होगी। इसीलिए आप देखेंगे दुर्खियम को सोशल सॉलिडेरिटी वो कहता है, वो कहता है डिवीजन ऑफ लेबर। मॉडर्न सोसाइटी जो है, पहली सोसाइटी जो थी वहां डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, सब लोग एक ही काम करते थे, ठीक है। तो उनमें क्या होती थी, उनमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती थी। तो आज के दौर में एक एक काम करेगा, दूसरा दूसरा काम करेगा, तीसरा तीसरा काम करेगा, जिसको हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, ठीक है। जिसमें उसने कहा था कि मॉडर्न सोसाइटी में प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए आप डिवीजन ऑफ लेबर दीजिए, एक को एक काम कीजिए, दूसरा दूसरा काम करेगा, तीसरा तीसरा काम करेगा, ये इस पर डिपेंडेंट होगा, ये इस पर डिपेंडेंट होगा। तो उससे क्या होगी, डिपेंडेंस की वजह से सॉलिडेरिटी डेवलप होगी, तो मॉडर्न सोसाइटी इसी तरह से चलेगी। चलिए, सो दैट हैज बीन ओवरटर्न्ड बाय द, जिसे हम बोलते हैं क्या, बाय द 18th एंड 19th सेंचुरी, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। चलिए, दिस इंटरेस्ट इन द इशू ऑफ सोशल ऑर्डर वाज वन ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ द क्लासिकल सोशलिस्ट। तो ये जो इशू यहां पे बना कि सोशल ऑर्डर अब कैसे यहां पे प्रिवेल करेगा, इस चीज को सोशलिस्ट्स ने स्टडी करने की कोशिश की, ठीक है। तो कुछ ने ये कहा नहीं वही ठीक है, तो कुछ ने कहा नहीं जो नया सिस्टम आया है इसका सोशल ऑर्डर क्या है। तो दुर्खियम ने कहा यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, यहाँ काम डिवाइड हो रहा है, तो यही बेस बनेगा सोशल ऑर्डर का, ठीक है। सोसाइटी इसी ऑर्डर पर चलेगी। तो क्लासिकल जो हमारे क्लासिकल सोशलिस्ट थिंकर्स उस टाइम थे वो कोड थे, दुर्खियम थे और पार्सन थे, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया उसकी वजह से क्या आया, उसकी वजह से राइज ऑफ कैपिटल। देखिए यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रीज वर्ड आ गया और साथ साथ रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया ऊपर, यानी कि सिस्टम को ही चेंज करना। अब यहां क्या आया, यहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। दूसरा जो रेवोल्यूशन आया वो क्या था, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये था, ये एक पीरियड था ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसमें इकोनॉमी चेंज हो गई और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। दैट ट्रांसफार्मड, जिसने ट्रांसफार्म किया एग्रेरियन सोसाइटीज इनटू इंडस्ट्रियल। उसने सोसाइटीज तब तक क्या थी, एग्रेरियन थी, और वो चेंज कहाँ हो गई, वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी। लेकिन कैसे बनी, ये कंसेप्ट है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, डरने की कोई बात नहीं। ये वो पीरियड है जहां इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी चेंज आई। देखिए क्या हुआ, साइंस की वजह से इन्वेंशन हो गई स्टीम इंजन की। क्या हुआ, स्टीम इंजन बना। सर तब तक था, नहीं तब तक नहीं था, स्टीम इंजन बना। जब स्टीम इंजन बना तो मोटर आया, मोटर का कंसेप्ट आया। तो जब मोटर आया, मोटर की वजह से क्या बने, जब स्टीम इंजन हमारे पास आया इसकी वजह से मशीन्स बने, इससे पहले नहीं आई थी, ठीक है। तो मशीन्स आई, जब मशीन्स आई तो मशीन्स की वजह से, मशीन्स में हमने क्या बनाया, मशीन्स में हर कोई चीज बन रही है। तो मशीन्स ने किस चीज को जन्म दिया, इसने फैक्ट्रीज को जन्म दिया।
अब हमारे पास फैक्ट्रीज आ गई। अभी आप देखो जो भी चीज़ आपके पास है, इर्द गिर्द है, आपके पास है, मोबाइल फ़ोन है, कॉपी है, कुछ भी जो आपके पास है, कपड़े हैं, बुक्स हैं, ये कहाँ बन रही है? सब फैक्ट्रीज में बन रहा है। सर इससे पहले क्या था? इससे पहले जो हमारा पीरियड था वो एग्रेरियन सिस्टम था। एग्रेरियन, ये आपको पता है, एग्रेरियन सिस्टम जो था, जो भी चीज़ें होती थी वो हैंडमेड बनती थी, ठीक है, जिसको जो हैंडमेड बनती थी, जो आपको पता है जैसे कश्मीर में हमारा हैंडीक्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है, तो हर कोई चीज़ घर में बनती थी, तो उसको फिर ये लोग जो है उसको ये लोग वहीं पे भेजते थे, ठीक है। तो ये एग्रेरियन सिस्टम जो है ये कहाँ चेंज हो गया? अब न्यू हमारे पास फैक्ट्रीज आ गए। जब फैक्ट्रीज आ गए तो इसने क्या किया? इसने इकोनॉमिक सिस्टम को एग्रेरियन से कहाँ पहुंचा दिया? इंडस्ट्रियल, जो आज हमारे पास है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब हर कोई प्रोडक्ट जो बनेगा वो इंडस्ट्री में बनेगा, उसके बाद वो कहाँ पहुंचेगा? वो मार्केट में पहुंचेगा, मार्केट में होलसेल के पास पहुंचेगा, होलसेल रिटेलर को देगा, जहां से आप फिर लेके जाएंगे, ठीक है। समझ में आया बात? समझ में आया ये इजी कंसेप्ट? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो चेंज थी जब इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो गया। किससे चेंज हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से। जो ट्रांसफार्मर कहां से कहां हुआ? एग्रेरियन से कहां हुआ? एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी तक आ गया। समझ आई बात? ये याद रखना है, अगर ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, एग्रेरियन सोसाइटी से जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी उसका कौन सा मेन काज बना? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बना। ये आया समझ? इंडस्ट्रीज बनी। चलिए, सो क्रिएटेड मनी चेंजेस इन द वेस्टर्न सोसाइटी, ये भी वेस्ट में आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पता है इंग्लैंड में आया है, तो ये वेस्टर्न सोसाइटी में है, मेनली इन 20th सेंचुरी, ठीक है, 19th एंड 20th सेंचुरी, ठीक है। तो जब इंडस्ट्रियल सिस्टम आया, पहले हम इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ेंगे, फिर आपको मैं कैपिटलिज्म बताऊं। सो इट वाज द सीरीज ऑफ इवेंट्स विच चेंज यूरोपियन सोसाइटी। अब यूरोपियन सोसाइटी चेंज हो गई। कहां से हुई सर चेंज? तो आप बताएंगे सर कहां से कहां हुई? एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज हो गई, ठीक है, यानी होम बेस्ड से मार्केट सिस्टम डेवलप हो गया। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है लेफ्ट होम या फार्म्स या एग्रीकल्चर वर्क। अब बहुत सारे लोग गांव से कहां जा रहे हैं? गांव से शहरों में जा रहे हैं। शहरों में क्या करने जा रहे हैं? वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। कहाँ सर? कहाँ मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट? फैक्ट्री में मिल रहा है। सर क्यों मिल रहा है? क्योंकि फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है। तो फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको पता है दो चीज़ें होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट इनपुट का मतलब होता है वहाँ लेबर चाहिए, मशीन पहले चाहिए, मशीन उसको चलाने के लिए लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल गया। जब उन्होंने उसको प्रोसेस किया तो वो आउटपुट में निकल के आया, हमारे पास प्रोडक्ट निकल गया। जब प्रोडक्ट आया तो वो मार्केट में जाएगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए और उसके साथ साथ उसमें मार्केट चाहिए। तो मार्केट डेवलपमेंट हो गया पूरे यूरोप में। जब मार्केट डेवलपमेंट हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से सोसाइटी पे इंपैक्ट आएगा। सर क्या इंपैक्ट आएगा? देखो, क्लास चेंज हो गया। जिन लोगों को गांव में जॉब नहीं मिल रहा था उनको जॉब मिल रहा है, वो उनका क्लास इमर्ज हो रहा है, उनको पैसे मिल रहे। उसके साथ साथ यही पे आपको याद रखने हाँ, यही पे मार्क्स, इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था मार्क्स को, इसीलिए उसने क्लास कंसेप्ट दिया था, क्लास से ट्रगल दिया था। तो जब यहाँ जो लोग जिनके पास पैसा था उन्होंने फैक्ट्रीज बनाए, तो वो लोग क्या बने? जो ओनर्स बने। और जिनके पास फैक्ट्रीज नहीं थे, जो लोग वहाँ काम करने के लिए गए, लेबर, जिन्होंने अपना लेबर भेजा, तो वो लोग लेबर बने। ये लोग बने रिच, ये लोग बने पुअर, पी से प्रोलेटरेट, और ये बने बोर्जवा क्लास, ये बने हैव्स और ये बने हैव नॉट्स, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा, पहला हमारे पास क्लास आ गया। उसके साथ साथ क्या इम्पैक्ट पड़ा? वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा? उसके साथ साथ जब लोग वहाँ पे गए तो वहाँ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उनके पास हाउसेस नहीं थे, तो ये लोग बाहर रहने लगे, ठीक है। उसके साथ साथ स्लम्स डेवलप हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो गया। उसके साथ साथ नया इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप आया, मार्केट सिस्टम डेवलप हो गया, मिडल क्लास डेवलप हो गया, लोअर क्लास यानी कि पुअर रिच क्लास डेवलप हो गया, ठीक है। कैपिटलिज्म जो है वो इमर्ज हो गया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सिस्टम थी अकॉर्डिंग टू मार्क्स वो डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये समझ आया आपको? अब जो इसमें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने जो लोग अमीर थे, जिन्होंने क्या इंडस्ट्रीज खोले, तो इंडस्ट्रीज में उन्होंने क्या, वो ओनर्स बने, तो उन्होंने क्या डेवलप किया? उस इंडस्ट्रियल की वजह से एक सिस्टम आया डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज कैपिटलिज्म? सर कैपिटलिज्म होता क्या है? ये रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, क्योंकि हमने बोला ये इकोनॉमिक सिस्टम है, इन विच सोसाइटीज, जहां पे सोसाइटीज का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो सोसाइटी में प्रोडक्शन निकलती है, ठीक है, जो अभी फैक्ट्रीज में हमारी प्रोडक्शन निकलती है, ठीक है,
आर जो हेल्ड वो लेते हैं वो किन के पास होती है, बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी आम लोग जो है, प्राइवेट लोग जो है उनके पास होती है, ठीक है। जैसे अभी आपके पास पता है आपको इंडिया में टाटास, बिरलास, अंबानीज है, ठीक है, पास जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो उनके कंट्रोल में है। तो ये लोग जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। और उसके साथ साथ याद रखना कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम होता है। सोसाइटी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन निकलती है उसको कौन कंसेप्ट कंट्रोल करता है, उसको वहां के इंडिविजुअल्स यानी स्टेट उसको कंट्रोल नहीं करता है, वो इंडिविजुअल उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने का हक मिलता है, वो लोग वो बनाते हैं, ठीक है। चलिए, या ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कैपिटलिज्म आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ड्यू टू विच कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम वाज इमर्जेड। अब मैंने आपको बताया उसकी वजह से ही कैपिटलिज्म इमर्ज हुआ, किसकी वजह, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। इन दिस इकोनॉमी, यहां इकोनॉमी में क्या हुआ, फ्री मार्केट प्लेस वर अडॉप्टेड, यहां फ्री मार्केट प्लेस कर दी गई। अब स्टेट जो है वो प्राइसेस फिक्स नहीं करेगा, वो कौन करेंगे, और मार्केट में क्या लाना है, कैसे लाना है, किस तरीके से बनाना है, वो यही कैपिटलिस्ट्स अवेलेबल करेंगे, वही कैपिटलिस्ट्स डिसाइड करेंगे, जिसको हम फ्री मार्केट प्लेस बोलते हैं। विद इन दिस सिस्टम क्लास सिस्टम वाज इमर्जेड, रिच एंड पुअर, जो अभी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस चीज ने किस पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, इस चीज ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो किया, दिस इंपैक्टेड मोर ऑन द मार्क्स एंड मार्क्सियन थॉट, तो इसने सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट डाला वो मार्क्स पे डाला, और जो मार्क्स सोशोलॉजिकल थॉट या मार्क्स के जो फॉलोअर्स थे उस लोगों पे सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। लेकिन रिएक्शन अगेंस्ट इसकी वजह से और चीजें डेवलप हो गई सोसाइटी में, लेबर मूवमेंट डेवलप हो गए, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो लेबर मूवमेंट भी इस चीज की वजह से आया। चलिए, 4 मेजर फिगर जो इस चीज की वजह से आए थे, जो कार्ल मार्क्स जिसने फिर सोशलिज्म का कंसेप्ट दिया, यहीं पे आपको मैं और एक बात बताता हूं। तो इस चीज का जो सॉल्यूशन कार्ल मार्क्स ने दिया, जो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स डेवलप हुए, जो क्लास सिस्टम डेवलप हुआ, जो क्लास स्ट्रगल डेवलप हुआ, जो एलिनेशन मार्क्स कहता है, फिर लोग इनमें एलिनेशन हो जाती है, ये कहीं के भी नहीं रहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मार्क्स ने दिया था क्लास सोशलिज्म। तो सोशलिज्म आपको पता है अगेंस्ट कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म प्राइवेट ओनरशिप देता है, सोशलिज्म कहता है नहीं, लोगों से प्राइवेट प्रॉपर्टी छीनो, ये स्टेट के कंट्रोल में रखो, सारी चीजें जो है वो स्टेट के कंट्रोल में रखें। यानी अगर हम यहां पे बताएंगे सर सोशलिज्म होता क्या है, यहां पे आप देखिए, आपको खाली क्या करना है, रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिस्टम इन द सोसाइटीज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यहां हमने लिखा है क्या, कौन करता है सोसाइटी के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की जगह आप क्या लिखेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की जगह आप क्या लिखेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की जगह आप लिखेंगे स्टेट, बस स्टेट कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका अल्टरनेटिव मार्क्स ने दिया था सोशलिज्म। चलिए, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट इसमें दिया था, और दुर्खेम आपको पता है डिवीजन ऑफ लेबर इसने, और जॉर्ज जिमेल इस चीज ने भी इन सोशल जस्टिस पे इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा राइज ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म मैंने आपको अभी बताया, एन इकोनॉमिक सिस्टम, फिर सोशलिज्म आया डेवलप, वो इसी की वजह से आया। तो हम सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस कह रहे हैं कि पहले क्या आया, पहले हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ सोसाइटी में, फ्रेंच की सोसाइटी में, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसने भी सोसाइटी पे इंपैक्ट किया, सोशलॉजिस्ट जो है वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन पे इंपैक्ट्स आ रहे हैं। और फिर हमने थर्ड पॉइंट कहा राइज ऑफ सोशलिज्म, फिर सोशलिज्म डेवलप हुआ। यह क्या होता है सोशलिज्म, सर सोशलिज्म क्या होता है, एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच सोसाइटी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर हेल्ड बाय द स्टेट इटसेल्फ, स्टेट सारा सोसाइटी को कंट्रोल करता है, जो भी आपके पास प्रोडक्शन है, फैक्ट्रीज है, प्रॉपर्टी है, वो सारा स्टेट के अंडर रहता है, ठीक है। स्टेट उसको कंट्रोल, नॉट बाय द इंडिविजुअल, जो हमने किसमें कहा था, कैपिटलिज्म में, ठीक है। सो सम फेवर सोशलिज्म एज ए सोल्यूशन टू इंडस्ट्रियल, कुछ ने कहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये चीज है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स आर वायर अपोजिटेड, लेकिन मार्क्स के बगैर मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो थे, वो मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स जो भी सोशल थियरिस्ट्स थे, वो किसके खिलाफ थे, वो सोशलिज्म के खिलाफ थे, वो इस चीज के इसके सपोर्ट में नहीं थे। ऑन वन साइड हमें मार्क्स दिख रहे हैं, ऑन द अदर साइड हमारे वेबर, दुर्खियम, दे एनालाइज्ड प्रॉब्लम्स विद इन सोशलिज्म, उन्होंने बताया कि अगर आप सोशलिज्म लाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स डेवलप होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने एक बार कहा था, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि रीडिंग मार्क्स विदाउट मैक्स वेबर कैन लीड टू एन एथियज्म। अगर आप मार्क्स को पढ़ेंगे विदाउट मैक्स वेबर तो 100% चांस है आप एथियस्ट बन सकते हो, और उसके साथ साथ आप क्या बन सकते हैं, मार्क्सिस्ट भी बन सकते हैं। तो इसीलिए जब आप वेबर को पढ़ेंगे तो वेबर आपको ये कन्फाइन करके देगा कि मार्क्स कहां पे, मार्क्स के थॉट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वेबर को भी साथ पढ़िएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है वेबर को समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए,
सो दे सॉट रैपर्स विद इन द कैपिटलिज्म, तो ये रादर देन द रेवोल्यूशन मार्क्स बेटर, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने कहा कि सोशलिज्म में भी प्रॉब्लम, अगर आप सोशलिज्म लाएंगे तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, इन्होंने एनालाइज किया था उस टाइम पे। सो इम्पैक्ट क्या पड़ा, मार्क्स पर्सपेक्टिव, जो मार्क्स पर्सपेक्टिव हमारे पास आज है, जो मार्क्स की थ्योरी हमारे पास है, जो मार्क्सियन सोशोलॉजी हमारे पास है, वो डेवलप हुई इस चीज़ की वजह से। तो ये थॉट आ गए, 3 थॉट्स हमारे पास इमर्ज हो रहे हैं, तो सोशोलॉजिस्ट जो है वो उन पे इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसी के साथ फ्रेंच में और एक, सॉरी यूरोपियन सोसाइटी में और एक चीज़ आ गया, फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म हम किसे कहते हैं, सर फेमिनिज्म होता क्या है? फेमिनिज्म इज अ बिलीफ, ये एक बिलीफ है दैट, जो कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं दैट मेन एंड वीमेन शुड बी इक्वल, ये कहते हैं कि मेन और वीमेन इक्वल होने चाहिए। जो मैंने आपको कहा था, जो पहले फ्रेंच पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया था, मोनार्की में भी किंग होता था, फिर हमारे पास आया फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें भी वीमेन को वोट नहीं मिला। जब आज़ाद वहाँ आज़ादी हुई, जब फिर वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में रिपब्लिक बना, जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने क्रिएट किया था, वहाँ भी वुमेन को वोट नहीं मिला। तो इनको क्या था, ये लोग फिर एक कंसेप्ट आया फेमिनिज्म, वुमेन्स ने अपनी डिमांड्स मांगी, अपने हक मांगे, अपनी इक्वालिटी मांगी, जिसे हम फेमिनिज्म बोलते हैं। इसलिए हम कहते हैं एक बिलीफ है दैट मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल, मैन एंड वुमेन इक्वल होने चाहिए, मतलब सोसाइटी के लॉज के सामने ये इक्वल होने चाहिए, इनमें अपॉर्चुनिटीज भी इन दोनों को इक्वल मिलने चाहिए। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये तो हो गया बड़ा मसला, वेट वेट ए सेकंड, कहाँ गया ये, वेट जस्ट ए सेकंड, सॉरी। ओके, तो चलिए हम कहाँ पे थे। तो फेमिनिज्म इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मेन एंड वीमेन को इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल हुकूक होने चाहिए, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, दोनों चीज, ला भी इनके साथ सेम होना चाहिए, ला भी इनको ट्रीट इक्वली करे, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी होने चाहिए, ठीक है। हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड द मूवमेंट्स टू अचीव दिस, इन्होंने फिर इस चीज को हासिल करने के लिए कुछ मूवमेंट्स लाए, जिनको हम बाद में बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो फेमिनिज्म में मोरच हो गया, यानी वुमेन सामने है, उसको हम बोलते हैं फेमिनिज्म, ठीक है। इन्होंने इक्वल राइट्स मांगे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मांगे। वुमेन वेयर, क्यों सर क्यों मांगे, वुमेन वेयर सबऑर्डिनेटेड एवरीवेयर, यानी कि वुमेन हर किसी जगह सबऑर्डिनेट थी, यानी उनको कहाँ पे काम करना था, उनको मेल के अंडर काम हर जगह करना था, फैमिली हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, ठीक है, हर जगह ये सबऑर्डिनेटेड थी। सो दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और डिबेट स्टार्ट हो गए 1960 और 97 में, जिसको हम बोलते हैं फिर अमेरिका एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुए, डिबेट्स शुरू हुए इसके बाद। सो एफर्ट्स वेर टेकन टू रिफॉर्म द सोसाइटी, कुछ चीज़ें उठाएगी, कुछ एफर्ट्स स्पेशली इन द, और स्पेशली जो प्रोग्रेसिंग एरियाज थे ऑफ द यूएसए जो थी, उन्होंने पहले कुछ स्पेशली कुछ प्रोग्राम्स डेवलप किए इसके रिगार्डिंग वुमेन्स को हक देने के लिए। सो ऑल डिसाइड, इसकी वजह से क्या हो, इसकी वजह से भी क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, सोशोलॉजिस्ट पे इम्पैक्ट पड़ा। तो हमारे पास जो डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी आया फेमिनिज्म की वजह से, हैरिट मेटिनो हमारे पास आ गई, जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया, ठीक है, चार्लोटी पर्किंस हमारे पास आ गई, ठीक है, जेनिक एडम्स हमारे पास आए, और एजे कॉपर और मैरी वेबर, ये याद रखना, ठीक है। तो हमारे जो एक टीचर थे, इसने हमें जो पढ़ाया था ना, तो उसने हमें बताया था उस टाइम जो पहली सोशोलॉजिस्ट थी वो मैरी वेबर थी। मैरी वेबर आपको पता है ये वाइफ है किसकी, ये मैक्स वेबर की वाइफ है, ठीक है। तो उससे पहले ही हैरिट मेटिनो आई थी, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाएंगे तो उनको ये नॉलेज दीजिएगा, उनको भी वो जो नॉलेज है उस तरह से मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट हो गया। अर्बनाइजेशन आपको पता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब गांव से मूवमेंट होता है शहरों की तरफ, ठीक है, तो गांव का मूवमेंट, जब गांव के लोग कहाँ जाते हैं, शहरों की तरफ, उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन। तो ये किस चीज़ की वजह से है, मैंने अभी आपको बताया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फैक्ट्रीज आए शहरों में, तो गांव के लोग कहाँ पर है, यहाँ गांव में जो लोग रह रहे थे, जो हिली एरियाज में रहते, वो यहाँ पे निकले जॉब के लिए, ठीक है, जो आज भी होती है माइग्रेशन। तो उसकी वजह से ये किसकी वजह से आया, पार्टली ड्यू टू एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो मूवमेंट ऑफ रूरल टू अर्बन हो रहा है, अब रूरल के लोग अर्बन में जा रहे हैं। 19th एंड 20th लार्ज नंबर पीपल मूव्ड इन अर्बन एरियाज, बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज में हो गए, क्यों, वाई, जॉब्स क्रिएटेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट इट वाज प्रेजेंटेड, लेकिन बट इट प्रेजेंटेड मेनी डिफिकल्ट, लेकिन इसने बहुत सारे डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स है फॉर दोज पीपल हु हैड टू एडजस्ट विद अर्बन लाइफ, क्योंकि अब इनको अर्बन लाइफ में एडजस्ट होना था। तो इनको क्या हो गए, वहाँ ओवर क्राउडिंग हो गई, बहुत सारे लोग आ गए, उसकी वजह से पोल्यूशन डेवलप हो गया, नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक डेवलपमेंट हो गया, स्लम डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। स्लम्स क्या होते हैं, स्लम्स आपको पता है, कुछ एरियाज में लोग रहते हैं, जैसे आपने अभी एक मूवी देखी होगी जो रिसेंटली आई थी, जो रॉकी की आई थी, ये इसकी क्या बोलते हैं इसको, मैं उसका नाम भूल गया,
रॉकी, जिसमें वो गाना अपना टाइम आएगा, ठीक है, जिसमें वो पॉप सॉन्ग्स गाता है, तो उसमें वो स्लम्स में वो शूटिंग करता है। वहाँ के जो एरियाज होते हैं इस तरह से बहुत क्लोज रोड होते हैं और मकान जो होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, ना उतनी फैसिलिटीज़ होती है, ना ट्रांसपोर्ट, ना कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़, ना वाटर की फैसिलिटीज़ होते हैं, ओवर क्राउडिंग साथ साथ रहते हैं, ठीक है, तो वो वेंटिलेशन भी नहीं होता, उसको बोलते हैं स्लम्स, ठीक है, तो उसकी वजह से स्लम्स डेवलपमेंट हो गया। तो उसके साथ साथ यानी कि उनकी फैसिलिटी जो होती है वो ठीक तरीके से नहीं होती है। सो दिस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मनी सोशोलॉजिस्ट। इसकी वजह से भी कुछ लोग जो देख रहे थे इन चीज़ों को, तो बहुत सारे लोग जब इन चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, उन पर स्टडीज कर रहे थे, उन चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, तो वो भी सोशोलॉजिस्ट बाद में बने। जैसे हमारे पास मैक्स वेबर आ गए, जॉर्ज सिमेल आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इस चीज़ की वजह से हमारे पास आ गया था फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ अमेरिकन सोशोलॉजी। तो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट इस चीज़ को देख रहे थे, जिसको आज हम बोलते हैं शिकागो या शिकागो स्कूल, ठीक है। तो ये जो डेवलप हुआ था ये इसी अर्बनाइजेशन को ज़्यादा स्टडी करता है, ठीक है। टू स्टडी अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, इन्होंने इस अर्बनाइजेशन को स्टडी किया और इसके प्रॉब्लम्स को स्टडी किया। उसके साथ साथ यहाँ रिलीजन चेंजेस भी आ गए। रिलीजन चेंजेस क्या आ गए, ब्रॉड बाय द पॉलिटिकल, अब ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो आए इनकी वजह से कुछ रिलीजन चेंजेस भी आए, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से भी और अर्बनाइजेशन की वजह से। अब आप बोलेंगे सर पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की वजह से रिलीजन चेंज कैसे आ गई, देखिए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की वजह से इस तरह से चेंज आ गए। जो हमारे पहले मोनार्की सिस्टम होता था, जो किंग होता था, आपने डिवाइन वर्ड सुना होगा, वो किंग जो थे वो लोगों को कहते थे हम डिवाइन है, डिवाइन मतलब हम बाय गॉड चूज है, आप हम लोगों को नहीं निकाल सकते हैं। तो वो लोग जो थे, लोग उनको एक्सेप्ट करते थे, इनको गॉड ने चूज किया हमारे लिए, हमारे रूल के, तो वो रिलीजन उनको बैक करता था उसके पीछे, ठीक है। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा बैग जो था वो रिलीजन का था। तो उसकी वजह से पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जब आया, जब उन किंग्स को उतारा गया, मैंने आपको बताया था अभी, इब्न खल्दून का भी बताया था, इब्न खल्दून ने भी यही कहा था कि जो किंग्स हैं वो डिवाइन नहीं है, रूलर्स डिवाइन नहीं है। फिर उसके बाद आपको पता है फिर रूसो आए थे, फिर मोंटेस्को आए थे, उन्होंने भी कहा था नहीं ये लोग जो है ये डिवाइन नहीं है, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं, हम नए रूलर्स ला सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रिलीजन को क्वेश्चन हुआ, तो जब रूलर चेंज हुए तो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लोगों के बाद जब इकोनॉमी आई, नया क्लास इमर्ज हो गया, तो स्पेशली उन पे जो रिलीजन है वो उनका इसका इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ जब मार्क्स आए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, तो उसने तो रिलीजन को डायरेक्ट ही अटैक किया था, ठीक है। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे कम हो गया एंड ओब्लिगेशन हो गए, ठीक है। अर्बनाइजेशन ज़्यादा डेवलप हो गई, तो इन चीज़ों से क्या हुआ, इन चीज़ों से रिलीजन पे बहुत सारा इंपैक्ट पड़ा। चलिए, हैड ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन रिलीजियोसिटी, जो रिलीजियोसिटी जो होती है, जो लोग रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी रिलीजियोसिटी पे इंपैक्ट पड़ा। मनी अर्ली सोशोलॉजिस्ट केम फॉरवर्ड, तो इसकी वजह से भी कुछ रिलीजन जो है, कुछ लोगों पे, कुछ सोशोलॉजिस्ट पे इंपैक्ट पड़ा जो रिलीजन बैकग्राउंड एंड वेर एक्टिवली इन द सेम प्रोफेशन इन्वॉल्व इन द रिलीजन। तो कुछ लोगों ने फिर क्या किया, कुछ लोगों ने रिलीजन को ही स्टडी किया सोशोलॉजी में, और रिलीजन के बेस पे ही सोशोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की। और उन्होंने इस दौरान कुछ सोशोलॉजिस्ट ने अगेंस्ट, कुछ सोशल थियरिस्ट ने रिलीजन के अगेंस्ट में बोला, कुछ ने रिलीजन के सपोर्ट में बोला, नहीं रिलीजन की इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे हमारे पास है हिंकल है, या हमारे पास जो फंक्शनलिस्ट जो है, जो रिलीजन को देखते हैं कि रिलीजन ब्रॉड सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट करता है। सो दे ब्रॉड सोशोलॉजी टू सम ऑब्जेक्टिव्स एज हैड इन द रिलीजन, कुछ ने चीज़ों को ही डेवलप करने की कोशिश की सोशोलॉजी में, रिलीजन को लाने की सोशोलॉजी की, सोशोलॉजी को रिलीजन के बेस पे डेवलप करने की कोशिश की। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर हिंकल बनेगा, याद रखना, ये भूल मत जाना, सॉरी। सो दे विशड टू इम्प्रूव पीपल्स लाइफ, तो ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि लोगों की लाइफ जो है वो इम्प्रूव विश हो जाए, ठीक है। सो सेम विद द कमिट ने भी अगस्त कोड जो हमारे में रिलीजन मूवमेंट, जो रिलीजन पे उसने डिस्कस किया था, या मॉरलिटी रिलीजन, और यहाँ टेलकट पार्सन हमारे जो रिलीजन को डिस्कस करते हैं थ्रू द फंक्शनल लाइन्स कि रिलीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद आया इसके बाद जो आया जिसको हम बोलते हैं साइंस। इस दौर में क्या हुआ, इस दौर में साइंस डेवलप हुआ था। साइंस जब डेवलप हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा, आपको पता है, ऐसे सोशोलॉजिकल थियरी वाज बीइंग डेवलप्ड। जब सोशोलॉजिकल थियरी डेवलप हो रही थी, सोशोलॉजिस्ट चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, सोशोलॉजिकल थियरी बना रहे थे, सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट का बना रहे थे, तो उनके पास क्या हुआ, सो दिस वाज एन इंक्रीजिंग एम्फेसाइज। उस दौरान सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज साइंस पे दिया जाता था। क्यों सर, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे साइंस बड़े बड़े इन्वेंशन कर रहा था। स्टीम इंजन साइंस की वजह से आया था। उसके बाद डार्विन ने एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था, तो वो एक साइड से आए थे, ठीक है। तो उसके उस टाइम सबसे ज़्यादा साइंस पे दिया जाता था, तो बट आल्सो सोसाइटी एज ए होल। सो साइंस जो है वो एक्वायर कर रहा था एनॉर्मस प्रेस्टीज, यानी सबसे बेस्ट पोजीशन जो सब्जेक्ट को दी जाती थी वो साइंस को दी जाती थी, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री थी, ठीक है।
और अकॉर्डेड ऑनर प्लेस इन द सोसाइटी। साइंस को एक अच्छी जगह मिल रही थी कि साइंस नई चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं उसका इन्वेंशन कर रहा है, मेडिसिन ला रहा है, स्टीम इंजन ला रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, तो वो सब किस चीज़ से आ रहा था, साइंस से आ रहा था। तो सोशोलॉजिस्ट लाइक कोर्ट एंड स्पेंसर एंड दुर्खेम, ये आपको पता है, इनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था साइंस से। तो इसीलिए अगर आप इनकी थेरीज देखेंगे तो आपको साइंस की झलक ज़रूर मिलेगी। कोर्ट साइंस, दुर्खेम तो कहता ही है सोशोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी है, ये सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करती है, जो इसने कंसेप्ट दिया है सोशल फैक्ट का, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप स्पेंसर को देखेंगे, स्पेंसर आपको पता है जो कंसेप्ट डार्विन ने दिया था एवोल्यूशन का, वो इसने कॉपी किया था, या ऑर्गेनिक एनालॉजी इसने कंसेप्ट कॉपी किया था फिर सोशियोलॉजी में। तो स्पेंसर भी उसकी वजह से, एवोल्यूशन की वजह से सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हुए थे। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसने कंसेप्ट दिया था वो इसी की वजह से इसने दिया था, क्योंकि ये डार्विन के कंसेप्ट से बहुत सारा इन्फ्लुएंस हुए थे। कौन? स्पेंसर। So from the beginning were the preoccupied by the science, ठीक है। So they tried to develop sociological theory through the scientific lines, इन्होंने फिर कोशिश की सोशियोलॉजी को साइंटिफिक लाइन्स पे डेवलप करने की, ठीक है। और बट लेटर अ डिबेट बिटवीन द वेबर एंड अदर, जो फिर डिबेट होता है आपको, जो हमारे फंक्शनलिस्ट्स हैं और फिर इंटरेक्शनिस्ट, साइंस वाले फंक्शनलिस्ट्स कहते हैं, हमारे जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं, साइंस, सोशियोलॉजी भी साइंस है, इंटरेक्शनिस्ट वाले कहते हैं नो इंडिविजुअल, ये साइंस नहीं है सोशियोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं ग्रुप्स में, तो उसके पास कॉन्शियसनेस है, वो आप खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सोसाइटी सारा कुछ नहीं देता है, इंडिविजुअल खुद भी अपनी माइंड से कुछ चीज़ें करता है। तो ये हमारे हो गए सारे कौन से, ये हमारे हो गए इंटेलेक्चुअल, जो हमारे सोशल फोर्सेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंटेलेक्चुअल फोर्सेस डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेइंग्स जो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने कहा, लाइक बोटोमार ने कहा है, ज़ेथ ने क्या कहा है सोशियोलॉजी के बारे में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइनली इसके साथ हम अपना वीडियो लेक्चर में आज क्लोज करता हूँ, ये लेक्चर हम क्लोज करते हैं। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। उसके साथ साथ जिन बच्चों को पेड कोर्स लेना है उनको मैंने आप पहले ही बता दिया है, इस वीडियो लेक्चर के लिंक में और कमेंट्स में मैं आपको लिंक अवेलेबल कर दूंगा, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड कोर्स, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।